दोस्तों, नेपाल में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसकी तस्वीर आप सोशल मीडिया के जरिए भी देख रहे होंगे और टीवी चैनलों के जरिए भी देख रहे होंगे। हम आपको यहाँ तस्वीरें दिखाएंगे नहीं, लेकिन इसकी कहानी जरूर समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से नेपाल का जो तस्वीर है आप तक पहुँच रही है, इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि सोशल मीडिया को यहाँ पर बैन कर दिया गया। तो सवाल ऐसे कई बार ऐसे भी उठते हैं कि क्या सोशल मीडिया पर युवाओं की निर्भरता इतनी ज़्यादा हो गई है कि सोशल मीडिया को बैन करते ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया, और सरकार के खिलाफ ही नहीं बल्कि कुर्सी से भी उखाड़ फेंका। यहाँ पर जो ओपी शर्मा हैं, जो उन्हें कुर्सी से केपी शर्मा जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वित्त मंत्री हैं, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री हैं जो घर छोड़कर जाना चाह रहे थे, लेकिन हेलमेट में भी तो उन्हें रोका गया। संसद भवन में आगजनी की गई है, प्रधानमंत्री आवास को आग के हवाले कर दिया गया है, कई मीडिया हाउस में आगजनी कर दी गई है। तो सवाल ये है कि सिंपल सा कि क्या सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा निर्भरता हो गई, या फिर इसकी वजह कुछ और है। दूसरी वजह ये भी सामने आ रही है कि जो युवाओं में जो केपी शर्मा ओली के खिलाफ पहले से ही आग धधक रहा था, बस उसमें थोड़ी सी और घी डाल दी गई और ये एक उग्र विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया, जो कि नेपाल को खाक कर दिया। लेकिन यहाँ पर भारत ने चिंता जाहिर की है, और सबसे बड़ी बात, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि नेपाल की शांति हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेपाल के प्रधानमंत्री इस्तीफा दिए और फिर वहाँ से फरार हो गए, देश छोड़कर जाना पड़ा। ऐसी जो तस्वीरें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपाल में आपको देखने को मिली हो। इससे पहले आप श्रीलंका में देखें, श्रीलंका में भी ऐसे ही संसद भवन, राष्ट्रपति भवन में भी घुसा गया था। यही तस्वीर ठीक इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को आप मिले बांग्लादेश में। आपने देखा होगा शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। तो ये जो 2-3 देश हैं, इसकी जो चर्चा है लगातार आप देख रहे हैं। कारण वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन तस्वीरें एक जैसी ही नजर आती है इस तीनों देश की। लेकिन जरिया ये है कि सोशल मीडिया के एक लाइन में ये समझिए कि जो नेपाल सरकार है 2024 में एक कानून लाए कि सोशल मीडिया को अगर आपको नेपाल में चलाना है, जैसे फेसबुक, ट्विटर में इंस्टा, इसके अलावा एक्स जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा नेपाल सरकार के रूल रेगुलेशन से। लेकिन ये जो जितने भी अकाउंट्स थे, ये जितने भी सोशल मीडिया ऐप है, इसने अपने तय सीमा पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और इस वजह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होने लगा। यहाँ विरोध इतने बढ़ गए कि युवा आगजनी, तोड़फोड़, सड़क पर उतर गए। केपी शर्मा को इस्तीफा तक देना पड़ा, मंत्रियों को भगा तक दिया। लेकिन इन सब के पीछे जिस 3 नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है, उसमें सबसे पहले हैं केपी शर्मा ओली, दूसरे नंबर पर हैं यहाँ पर बालेन शाह, और तीसरे नंबर पर है यहाँ पर सुदन गुरुंग। इन तीनों नामों के बारे में और थोड़ी थोड़ी सी जानकारी इस तीनों के बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या इसका असर या ऐसी स्थिति भारत में उत्पन्न हो सकती है। ये सिर्फ अब आप अभी आपको एक समझाने के लिए कह रहे हैं। ऐसे स्थिति उत्पन्न होने के लिए तो थोड़ा आपको समीकरण समझना पड़ेगा, और सिर्फ एक ही वजह नहीं है कि सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। तो कौन कौन सी वजह रही, केपी शर्मा ओली को क्यों इस्तीफा देना पड़ा, इससे समझिए। सबसे पहले वजह ये रही कि सोशल मीडिया को बैन किया। हालांकि जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो 8 सितंबर को यहाँ पर सरकार ने सोशल मीडिया पर जो बैन था उसको हटा दिया और उसे खुला छोड़ दिया। लेकिन तब भी प्रदर्शनकारी इतने पर माने नहीं, और उनसे बोले कि आपको इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान आकर्षित करना होगा। उसमें से क्या क्या चीज़ें हैं, तो बेरोजगारी है, महंगाई है, तो ये भी है, भ्रष्टाचार है, जिसमें युवा सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो क्या नेपाल के जो पीएम हैं केपी शर्मा जो रहे, अब इस्तीफा दे चुके हैं, पूर्व पीएम बन चुके हैं, अब सेना यहाँ पर कमाल संभाल रखी है, तो क्या इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कैसे इनकी छवि रही है। तो केपी शर्मा के बारे में अगर आपको थोड़ी सी जानकारी दें, तो इससे पहले अभी आप ये भी समझिए कि जो प्रदर्शनकारी हैं, पूर्व जो पीएम हैं ओली, जो केपी शर्मा ओली, उनके घर पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दाहाल, बहादुर देबुआ,
इन सब के निजी घरों को भी आग लगा दिया है। संसद भवन हो या राष्ट्रपति भवन, सब में आगजनी कर दी है। इसके अलावा राष्ट्रपति रामचंद्र पहडोल ने इस्तीफा स्वीकार किया केपी शर्मा का। अब बात आती है कि केपी शर्मा के जो कुर्सी की, तो कौन है ऐसे, तो देखिए भारत जो केपी शर्मा ओली के राष्ट्रवाद की जो विचारधारा का समर्थक है, भारत के साथ टकराव के लिए जाना जाता है, बार बार भारत से टकराते रहे, 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके। दिलचस्प बात यह है कि एक बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया था। बावजूद इसके वो रहे। 1952 में पूर्व नेपाल में इनका जन्म हुआ और अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी इन्होंने नहीं की। 22 साल की उम्र में ही वह एक किसान धर्म प्रसाद ढकाल की हत्या के आरोप में जेल चले गए। मार्क्स और लेनिन के विचारों से ये ज़्यादा प्रभावित हैं, लेफ्ट के जो विचारधारा है इन पर। 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी में ये शामिल हुए। 1971 में झापा विद्रोह की कमान इन्होंने संभाली और ओली ने 14 साल तक जेल में भी बिताए। नेपाल की कई जेलों में इन्हें जेल में रहना पड़ा और कई वजहों से सशस्त्र भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रचंड से भी इन्होंने हाथ मिलाया और इसी की वजह से जो इन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते रहे, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बढ़ता रहा, तो ये भी एक दूसरा मुद्दा बनता गया और केपी शर्मा के खिलाफ लोगों के मन में आग धधकती गई और इस वजह से इनके खिलाफ सब एकजुट हो गए। ये जो दूसरा नाम है वो आपको पहले बता दें कि जो सुदन गुरुंग है, सुदन गुरुंग की चर्चा इसलिए हो रही है कि जितने भी जनरेशन जेड है, मतलब जो 18 से 25 साल के युवा है, उन्हें जनरेशन जेड कहा जाता है, जेन जी भी जिसे आप कहते हैं। इन्होंने विरोध प्रदर्शन में सारे युवाओं को इन्होंने बुलाया। इनका एक एनजीओ है हामी नेपाल, जिस पर हमने आपको विस्तार से वीडियो भी बनाकर दिखाया था और बताया भी था। लेकिन इस एनजीओ के जरिए इन्होंने नेपाल में फ्लड हो या कई ऐसे समस्या हो जिसमें इन्होंने लोगों का साथ दिया और जैसे ही सरकार के खिलाफ बातें आई तो इन्होंने पहले एक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और सारे युवाओं को इकट्ठा कर लिया और सारे युवाओं को का जो जोश था वो टारगेट था एक और इकट्ठा किया और फिर इससे विरोध प्रदर्शन के आग में इसे झोंक दिया गया। समर्थकों को 2000 ये देखें तो जो 2015 से ही ये सक्रिय है सुदन गुरुंग, लेकिन इनका जो एनजीओ है उनका रजिस्ट्रेशन हुआ 2020 में। 8 सितंबर को इन्होंने, सुदन गुरुंग ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा और कहा कि भाइयों बहनों, 8 सितंबर वो दिन है जो नेपाल के युवा उठेंगे, कहेंगे कि अब बहुत हुआ और हमारा समय है कि हमारी लड़ाई है और ये हम युवाओं से ही शुरू होगी। इसके बाद काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ और यहीं से पूरी जो खेल है वो सारा शुरू हुआ। दूसरी चीज़ है, एक और नाम है जो अब क्या कह रहे हैं, अब जो युवा हैं, अब केपी शर्मा भी इस्तीफा दे चुके हैं, सेना यहाँ पर सुरक्षा बल संभाल चुकी है, तो अब कह रहे हैं कि बालेन शाह को अब यहाँ पर कमान सौंपी जाए, प्रधानमंत्री बना दी जाए। बालेन शाह, अब सवाल ये उठा कि बालेन शाह कौन है नए, तो बालेन शाह मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है काठमांडू के, वो उसके मेयर हैं और ये भी प्रदर्शन में शामिल रहे प्रदर्शनकारियों के साथ में। अब ये जब नेपाल में इतना कुछ आगजनी हो गया, विरोध प्रदर्शन हो गया, तो लिख रहे हैं कि अब आपको और मुझे संयम बरतना चाहिए, आपकी पीढ़ी को ही अब देश का नेतृत्व करना होगा, तैयार रहें। ये देखें तो बालेन शाह यहाँ पर काठमांडू के मेयर रहे हैं। 2022 में बालेन शाह काठमांडू के स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मेयर का चुनाव इन्होंने लड़ा और जीता। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की ये बात करते हैं। शहर की सड़कों की सफाई हो, सार्वजनिक स्कूल की शिक्षा हो, टैक्स चोरी हो, इन सारी चीज़ों की बात इन्होंने करते हैं। अब इनकी बैकग्राउंड की अगर बात करें तो जब बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ रहे थे तो इनके कज़न भाई प्रशांत शाह का कहना हुआ, काठमांडू पोस्ट अखबार को बताया है कि बालेंद्र शाह कम उम्र से ही काठमांडू के प्रशासन के खिलाफ आवाज़ बने और काठमांडू को जो जीने लायक है वो बनाने की इन्होंने कोशिश की। 27 अप्रैल 1990 को इनका जन्म हुआ नारा देवी इलाके में। इनका परिवार महोत्तरी जिले में है और इनके पिता डॉक्टर नारायण शाह आयुर्वेद के डॉक्टर। फिलहाल इनका परिवार त्रिभुवन एयरपोर्ट के नज़दीक रहता है। 2018 में सबीना काफिले से इनकी शादी हुई और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम करते हैं। आदि पुरुष फिल्म का भी इन्होंने विरोध किया था।
ये थोड़ी सी जो जानकारी थी बालेंद्र शाह के, वो हमने बताई। अब एक लाइन में समझते हैं कि क्या भारत में कभी ऐसी स्थिति हो सकती है। इसे समझने के लिए एक लाइन में समझिए कि ऐसी कोई स्थिति अभी तो नहीं होगी, ना दूर दूर तक देखने को मिल रही है। क्यों? तीनों जिस देश की हमने चर्चा की है वो बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल, इन तीनों की जनसंख्या भारत से कम है, इन तीनों की आर्थिक स्थिति भारत से कम है, इन तीनों में बेरोजगारी दर भारत से ज्यादा है, भारत में जनसंख्या इन तीनों से ज्यादा है, तब भी भारत में रोजगार इन तीनों देश से ज्यादा है। दूसरी बात कि सोशल मीडिया की जो डिपेंडेंसी है, सोशल मीडिया बैन तब होगा जब कोई भी अचानक से नए कानून लाए जाए, लेकिन ऐसे कोई भी कानून भारत सरकार नहीं लाई। जैसे गेमिंग का भी, अभी ऑनलाइन गेम का भी आया था, तो इसमें पहले ही समझा दिया गया, जो सोशल साइट्स हैं उन्हें नोटिस दे दिया गया, जो रन करते हैं उन्हें भी समझा दिया गया। हमारे पास फोर्स ज़्यादा, भारत के पास सुरक्षा की व्यवस्था ज़्यादा, भारत के पास रोजगार के ज़्यादा, संसद की सुरक्षा ज़्यादा, प्रधानमंत्री की रणनीति, कूटनीतिक, विदेश दौरे, सब कुछ दूसरे देश से कहीं ज़्यादा मजबूत है। तो भारत में ऐसा नहीं सोचा जा सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अगर सोशल मीडिया की ही एक वजह मान ली जाए, तो नेपाल में जो हुआ वो उससे ऐसा लगता है कि जो हमारे देश के यूथ हैं, देश नहीं दुनिया भर के जो यूथ हैं, वो सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं और ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के चपेट में आ गए हैं। सोशल मीडिया के बगैर जीना, सोशल मीडिया के बगैर खाना, सोशल मीडिया के बगैर रहना शायद मुमकिन ही नहीं दिख रहा। और यही वजह है कि रील हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इन सारे जगह पर भरे पड़े होते हैं सोशल मीडिया पर अनवांटेड भी चीज़ें। लेकिन इससे निकलना भी जरूरी है और इसके लोभ लालच में भी नहीं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए आप सोशल मीडिया को चलाते हैं, आपको सोशल मीडिया नहीं चलाता। लेकिन नेपाल में कुछ उल्टा हुआ, सोशल मीडिया के आदी इतने हो गए यूथ कि वहाँ सोशल मीडिया बैन होते ही जी जान छोड़कर सड़क पर उतर आए। इसके सॉल्यूशन के बगैर विरोध प्रदर्शन और आगजनी। अगर आपके मन में अगर कुछ राय होगी कि क्या सोशल मीडिया सही है, इससे कि यूजर अगर बैन हो तो क्या भारत में कभी ऐसी स्थिति होगी या नहीं होगी, अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।